सबसे पहले मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ये विषय पढ़ चुके होंगे या नहीं भी पढ़े हो तो ध्यान में आ जाएगा। हम लिंग, स्कूल और समाज यानी जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी जो 4th सेमेस्टर का एक पेपर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसका टॉपिक है लैंगिक पूर्वाग्रह और इसके कारण, साथ में है लैंगिक समानता की आवश्यकता और उसकी महत्व, मतलब उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो 3 मुद्दों पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, जिसमें से लिंग पूर्वाग्रह के बारे में हम बात करेंगे, लिंग पूर्वाग्रह के कारण के बारे में हम बात करेंगे और लैंगिक समानता की आवश्यकता और महत्व के बारे में हम बात करेंगे। तो लिंग पूर्वाग्रह, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि लिंग पूर्वाग्रह मतलब क्या है। समाज में आज भी लिंग पूर्वाग्रह किस रूप में जाना या पहचाना जाता है उसके बारे में हमको बात करना है। तो लिंग पूर्वाग्रह एक लिंग को दूसरे लिंग पर प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पुरुष या किसी भी महिला के द्वारा दूसरे विपरीत लिंग को, उस दूसरे लिंग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को हम लिंग पूर्वाग्रह के रूप में हम ले सकते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह तब तक होता है जब पुरुषों और महिलाओं के साथ अनुचित तरीके से अलग अलग व्यवहार किया जाता है, दोनों वर्ग शामिल है। ठीक है, पूर्वाग्रह सचेत या अचेतन हो सकता है और यह कई तरीकों से प्रकट हो सकता है, सूक्ष्म और स्पष्ट दोनों, मतलब बहुत छोटे रूप में भी और जो स्पष्ट हमको दिखाई भी देता है। अब वो छोटे रूप में क्या हो सकता है, रोजमर्रा के काम काज में भी हम कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे लिंग की असमानता या फिर पूर्वाग्रह हमको दिखाई देती है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है। जैसे ये काम आप नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। पूर्वाग्रह, और हम पहले से ही सोच देते हैं कि महिलाएं हैं तो वो कहाँ कंप्यूटर का काम बेहतर तरीके से कर पाएगी, कहाँ किसी को कन्वेंस करने का काम बेहतर तरीके से कर पाएगी, कहाँ गणित को बहुत अच्छे से बना पाएगी। समझ में आ रहा है? वो हो गया प्रकट हो सकता है। तो किसी भी निर्णय किसी लिंग के कारण जो हम भावना बनाकर रखते हैं उसी को हम लिंग पूर्वाग्रह के रूप में जानते हैं। अब इसे बोला गया है कि स्कूल में लैंगिक पूर्वाग्रह किस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। तो टीचर का अटेंशन जो है वो इक्वल ना होकर के महिला और पुरुष के आधार पर उसका जो सोच है या फिर उनको रिसीव करने के जो तरीके हैं, अगर मान लीजिए किसी पुरुष ने उत्तर दिया तो उसको शाबाशी देना, या फिर ये मान के चलना कि ये छात्र ही उत्तर दे सकता है, छात्रा उत्तर शायद नहीं दे पाएगी। तो ये हमको पूर्वाग्रह या फिर लिंग असमानता को प्रकट करेगा। करिकुलम फेवर्स द मेल एक्सपीरियंस, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर भी हम ये मान के चलते हैं कि फर्क चीजों को लड़कियों के पक्ष में नहीं लिया जाएगा। फर्क चीजों को लड़के बहुत आसानी से समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। जेंडर सोशलाइजेशन, तो कुल मिलाकर के ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जेंडर सोशलाइजेशन में ये बोला जा सकता है कि जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो ये सुनिश्चित करेगा कि लड़के जो हैं वो बेहतर होंगे और लड़कियां जो है वो बेहतर नहीं होगी, मतलब दोनों की तुलना की जा सकती है वहां कि समाजीकरण के आधार पर महिलाएं जो है कम होंगी, पुरुष जो है ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से टीचर से सोशलाइज गर्ल्स टुवर्ड द फेमिनिन आइडियल, तो कुल मिलाकर के ये है कि शिक्षक जो है लड़कियों या लड़कों के भेद के आधार पर जो आदर्श है उस समाजीकरण को आदर्श रूप में लड़कों को प्रस्तुत करेगा, न कि लड़कियों। क्लियर है? फिर है यूज ऑफ मैस्कुलिन फीमेनाइन सब्जेक्ट्स, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं पुरुष और स्त्री के आधार पर इन विषयों को प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है वॉइस और रेफर्ड फॉर टेस्टिंग फॉर गिफ्टेड प्रोग्राम्स विच एज मच एज गर्ल्स, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली या कोई भी जो विशेष शिक्षकों के द्वारा भी लड़के और लड़कियों के दृष्टिकोण में अंतर हमको देखने को मिलती है और अपेक्षाएं भी अलग अलग होती है लड़के और लड़कियों के व्यवहार के कारण या फिर व्यवहार से। क्लियर है? तो फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार में लैंगिक बात की जा रही है। तो हम ये जान सकते हैं कि
बच्चा पैदा होने वाला है उसके पहले से उसके साथ भेदभाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और उसी चीज को अर्ली जेंडर सोशलाइजेशन स्टार्ट एट बर्थ के बारे में बोला गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रारंभिक लैंगिक समाजीकरण जन्म के पूर्व से शुरू हो जाती है। कोई अगर कल्पना करता है कि लड़की है तो लड़कियों वाले खिलौने या लड़कियों वाली व्यवस्था उनके लिए करना चालू होता है। अगर कोई सोचता है कि लड़के हैं तो उनके लिए लड़के, तो वो अंतिम क्षण जो उसकी एजुकेशन में होती है उस एजुकेशन के स्तर में भी लोग ये कल्पना करके रखते हैं कि लड़का ही होगा और लड़के को हम फला अच्छे पोस्ट पर नौकरी में भेजेंगे या फिर ये पढ़ाई हम कराएंगे। उसके जन्म के पहले हम सोचना चालू करेंगे। और भ्रूण वाली बात हम लोगों ने बहुत पहले हम लोगों ने किया है, तो ये इच्छा होती है कि लड़का ही पैदा होगा वर्ष के पहले। दूसरा बोला गया बॉयज एंड गर्ल्स आर टेस्टेड डिफरेंटली बाय द मेंबर्स ऑफ देयर होल एनवायरनमेंट। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लड़कों और लड़कियों के साथ उनके जो परिवेश मतलब उनका पहनावा है और उनके रहन सहन या उनके परिवेश के लिए जो व्यवस्थाएं परिवार की ओर से की जाती है, उन परिवार की ओर से उन दोनों सदस्यों में अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। हम बात कर सकते हैं खिलौने की, हम बात कर सकते हैं उसकी आवश्यकता की, हम बात कर सकते हैं उसके पहनावे की, या हम बात कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ जेंडर स्पेसिफिक चॉइस। अब कुल मिलाकर के ये है कि लैंगिक विशिष्टीकरण के कारण जो है उसको खिलौने भी हम उसी प्रकार से देंगे, लड़कियों को लड़कियों वाली और लड़के को लड़के। ट्रेन चलाना है तो लड़की ट्रेन कैसे चला पाएंगे, एक्सीडेंट कर सकती है। हवाई जहाज उड़ाना है तो लड़की हवाई जहाज कैसे उड़ा सकती है, क्योंकि वो तो हवा के ऊपर में उड़ना है, उसको डर लगेगा। आप भैया एक काम करिए, आप गुड़ियों के साथ में खेलिए, आप चूड़ी और काजल के साथ में खेलिए, समझ आया? तो ऐसे जो है वो जेंडर के कारण ही विशिष्ट खिलौने का चयन भी पहले ही कर दिया जाए। Children start facing norms that define masculine and feminine from an early age. Early age का मतलब ये है कि पहले ही हम ये सोचना चालू कर देते हैं कि ये बच्चा जो कुछ भी होगा महिला या पुरुष के आधार पर प्रारंभिक अवस्था में ही हम उनके साथ में उन मापदंडों का सामना करने का प्रयास करते हैं परिवार में। लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण ये पुरुष या फिर महिला को परिभाषित कर देगा। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि लड़की होगी तो लड़की के लिए मुझे ये व्यवस्था करनी है और लड़का होगा तो लड़के के लिए ये व्यवस्था करनी है। व्यवस्था अगर हम लोग दोनों की सोचेंगे तो पुरुष के लिए तैयारी तो करते हैं लेकिन लड़की के लिए तैयारी नहीं करते। अगर किसी परिवार में लड़की जन्म लेती है, परिवार में अगर हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं, पुरुष अगर हुआ तो उसके एनर्जी उसी या फिर यूं कहे बदलाने के जो तरीके होते हैं उसको आप देखिएगा। और किसी के घर से या परिवार में कोई लड़की होती तो उसके बदलाने या फिर लोगों तक पहुंचाने के तरीके दोनों में अंतर दिखाई देता है। पुरुष हुआ काजू कतली के डब्बा लेकर के लोगों को पूरा हॉस्पिटल में बांट देते हैं। वही अगर लड़की हुई तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मन छोटा करके चेहरे को उतार के ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करने के बाद में क्योंकि उसके अंदर की इच्छा होती है कि लड़का होना चाहिए। इस प्रकार का भेदभाव जो है हम परिवार में भी देखते हैं। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह है महिला और पुरुष के नजरिए से मतलब उसकी तुलना के आधार पर इक्वलिटी के आधार पर हम ये देख सकते हैं जो कि नहीं देखा जाना चाहिए। अब डिपेंडेंसी की बात करते हैं, डिपेंड होती महिलाएं, आश्रित होती बोल रहे हैं, जबकि हम ये मान के चल सकते हैं कि महिलाएं आज आश्रित नहीं है। देश की राष्ट्रपति भी आज महिला है, ठीक है। दूसरा है भी कमजोर समझते हैं महिलाओं को, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हाउस वर्क मतलब हमको ये मालूम है कि महिला है मतलब वो घर के कामकाज के लिए तैयार है, वहां का क्या कामकाज वो कर सकती है। इनकेपेबल मतलब उसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, अक्षम है, ताकत ही नहीं है, वो इस चीजों को कैसे कर पाएगी। गणित का बेहतर सवाल अगर समझाना है तो बच्चों को समझ में आपको पुरुष टीचर समझा सकता है, महिला टीचर शायद नहीं समझा पाएगी, कहाँ कर पाएगी।
क्लियर है? फिर क्या बोला जा रहा है? इमोशंस। तो इमोशनल होती है, ये बात बिल्कुल सही है, इमोशनल होती है लेकिन मेमोरी भी होती है उनके अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है? फिर है पैसिव। पैसिव को क्या बोलोगे? क्या? निष्क्रिय। तो निष्क्रिय मतलब ये है कि किसी भी काम को अगर मान लो जाए महिलाओं से करवाना है तो हमको ये लगता है कि वो कहाँ ये कर पाएगी, तो निष्क्रियतापन उसके अंदर देखने को मिलेगा। मान लो जाए बहुत बड़े चीजों को संभालना है तो हमको ये समझ में आएगा कि वो महिला है, महिला कहाँ उस काम को बेहतर तरीके से कर पाएगी, हम उसको निष्क्रिय के रूप में मानने लग जाते हैं। फिर है सेंसिटिव। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता मतलब ये है कि महिलाएं जो बहुत संवेदनशील है और किसी भी कठोर कार्य करने में अक्षम है, ऐसा हम बोल सकते हैं। गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये मान के चलते हैं कि भैया बच्चों के पेरेंट्स के रूप में कोई रहेगा तो मम्मी ही रहेगी, दादी ही रहेगी, नानी ही रहेगी, पापा दादा या नाना नहीं हो सकते, मतलब घर गृहस्थी संभालने के। ठीक, क्योंकि हम बात करते हैं समाज में लैंगिक पूर्वाग्रह है महिला की तुलना में पुरुषों की। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कुल मिलाकर के स्वतंत्र, बड़ा कार्य करने वाला, जिम्मेदारी लेने वाला। फिर क्या बोला जा रहा है? बहुत ताकतवर, शक्तिशाली, शक्तिमान। इसको बोला गया है जस्वी, पुरुष को। समझा है? फिर क्या बोला गया है? ऑफिस वर्क। मतलब यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि इधर हाउस वर्क, इधर अगर ऑफिस में कहीं कुछ काम करना तो कौन करेगा? सुलावन करेगा, नहीं। ये हम सोच के समझा है। फिर क्या बोला जा रहा है? मतलब किसी भी चीज को कंप्लीट करने का काम जो है वो पुरुष कर सकता है महिलाओं की तुलना में। फिर क्या बोला जा रहा है? रीजनल। क्या होगा? क्या होगा? रीजनल मतलब क्या होगा? संवेदन। चलिए छोड़िए, देखिए एक्टिव मतलब एकदम ज्यादा सक्रिय, महिलाओं की तुलना में सक्रिय। इधर क्या बोल रहे हैं? निष्क्रिय। इधर क्या बोल रहे हैं? सक्रिय। मतलब कोई पुरुष है उसको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हम मान के चलते हैं। उसके बाद में इधर बोला जा रहा है इनसेंसिटिव, मतलब किसी भी चीज में ज्यादा भावुक नहीं होना। अगर कोई काम को नहीं कर पाते सुनते हैं तो पुरुषों में एग्रेसिवपन दिखाई देता है। सही है? एम्बिशियस मतलब बहुत इच्छा शक्ति उसके अंदर में होती है। क्या बोलना चाहिए उसको? क्या? जुनून, जिज्ञासा, किसी भी चीज को एकदम प्राप्त करना ही है। जबकि अगर ये ना होता तो महिला कलेक्टर नहीं होती, महिला एसपी नहीं होती, महिला फाइटर नहीं होती, महिला जो है वो हवाई जहाज उड़ाने वाली नहीं होती। मतलब आज महिला जो है क्या कार्य को नहीं कर पा रही है, लेकिन एक लाइन मतलब है पूर्वाग्रह। उस पूर्वाग्रह से अगर कोई ग्रसित है तो हम इसी प्रकार से इन चीजों को सोचेंगे। नेक्स्ट है लिंग के पूर्वाग्रह के कारण क्यों होता है पूर्वाग्रह या लैंगिक पूर्वाग्रह हम क्यों रखते हैं? तो पहला है सामाजिक रीति रिवाज, विश्वास और प्रथा। सामाजिक रीति रिवाज मतलब ये पूजा पाठ ये सब जो चीजें हैं वो कौन करेगा? पुरुष करेगा। समाज का नेतृत्व कौन करेगा? अध्यक्ष कौन बनेगा? सामाजिक रीति रिवाज। अग्नि में आहुति कौन डालेगा? अगरबत्ती लगाना है तो घुमाएगा कौन? समझा है? ये सब चीजें सामाजिक रूप से जो रीति रिवाज है उसको पूर्ण करने में लैंगिक या लिंग के पूर्वाग्रह के कारण बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से विश्वास और प्रथा। यदि अगर मान लीजिए महिलाएं मतलब लड़कियां अगर किसी के घर में पैदा होगी तो हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? हमको अंतिम संस्कार या उनकी कौन देगा? समझा रहे? ये प्रथाओं को पूर्ण करने का काम लिंग पूर्वाग्रह के कारण जो है वो आगे होता है। ये है गरीबी। गरीबी भी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह को प्रेरित करता है। अगर लड़कियां पैदा हो गई, लोगों को लगता है लड़कियां है करके हम गरीब हो गए, जबकि ऐसा नहीं। आजकल लड़कियां भी कमाती हैं। 3 लड़की और 3 लड़का अगर आप देखोगे तो 3 लड़की और 3 लड़के के अंदर में लड़के जो है वही भटक के मजदूरी करके रह जाते हैं, लड़कियां पढ़ के आगे निकल जाती हैं। सांस्कृतिक भेदभाव। सांस्कृतिक भेदभाव का मतलब ये है कि समाज में चलने वाले जो कल्चर है उस कल्चर में हमेशा
प्रधानता जो है वो पुरुषों को प्रदान की जाएगी, न कि महिलाओं को। फिर से मैं रीति रिवाज को इसमें सांस्कृतिक भेदभाव में या फिर उनके साथ में जोड़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार सुविधाओं का अभाव। ये भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह को या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रेषित करता है कि यदि आप रोजगार में नहीं है, लड़की को कैसे रोजगार मिल सकता है? क्यों? क्योंकि घर से उसको आप निकलने ही दोगे तो उसको रोजगार कैसे मिलेगा? टफ काम करने ही नहीं दोगे तो मजबूत कैसे होगी? उसको संघर्ष के लिए आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो संघर्ष करके उस चीज को प्राप्त कैसे कर पाएगी? तो रोजगार के सुविधाओं के अभाव में भी हम लैंगिक पूर्वाग्रह को मान के चलते हैं कि भैया उनको रोजगार मिलेगा ही नहीं, पहले से मान के चलते। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। इस बात को थोड़ा हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का अभाव जो है वो लड़कियों को आज भी है और एक प्रकार का लैंगिक पूर्वाग्रह को दूर करने में शिक्षा कितना योगदान दे सकता है उतनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए लड़कियों को अगर बालिका शिक्षा हम बेहतर रूप से प्रदान करें तो शायद इस लैंगिक पूर्वाग्रह से हम बाहर निकल सकते हैं। तो शिक्षा का अभाव तो बिल्कुल सटीक इस बात पर बैठे कारण में फिर है पुरुषों पर निर्भरता। कहीं ना कहीं आज जो समाज है वो महिलाओं को पुरुष के ऊपर निर्भर समझती है और निर्भर समझने के कारण ही आज भी जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण बना, मतलब लैंगिक असमानता का कारण है बना हुआ है। असमानता बिना सपोर्ट के पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता, ये आज के चलन में है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना है तो जब तक पुरुष उसके साथ नहीं होगा, सहयोग नहीं करेगा, तब तक महिला आगे नहीं बढ़ सकती। पुरुषों का कोई भी कार्य को स्वतंत्र रूप से महिलाएं नहीं कर सकती। ये पूर्वाग्रह मान्यता पहले से बना हुआ है। सामाजिक ऊंचाई, अब इसको देखते थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि सामाजिक ऊंचाई मतलब महिला जो है वो केवल घर के काम काज तक सीमित और बेहतर हो सकती है, ना कि ऑफिस जाकर के या किसी समाज का नेतृत्व करना। तो ये भी एक प्रकार का पूर्वाग्रह का कारण बनता है। सामाजिक ऊंचाई में महिलाएं नहीं पहुंच सकती, ये सोच नेक्स्ट है महिलाओं में जागरूकता की कमी। आज भी ये मान के चला जाता है कि महिलाओं के अंदर जो है वो स्वतंत्र जागरूकता की कमी है, किसी भी चीज को समझने में, बेहतर तरीके से जानने में उनके अंदर कमी है, ऐसा मान के चलते हैं। यानी अपने अधिकार के प्रति जब तक ये महिलाएं नहीं जान पाएंगी तब तक लैंगिक पूर्वाग्रह का कारण बनता रहेगा। हम जिस दिन अपने कर्तव्य के साथ साथ अधिकार के बारे में भी जानना चालू कर देंगे उस दिन पूर्वाग्रह धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है संकीर्ण मानसिकता, छोटी सोच, पहनने में, घर के बाहर जाने में, किसी भी काम को करने में। अगर कोई टफ कार्य करते हुए महिलाएं अगर रात को 7 बजे 8 बजे बाद तक काम करके अपने बिजनेस को, अपने कार्य को बढ़ाने का प्रयास करेगी तो अपनी जो छोटी मानसिकता है वो छोटी मानसिकता ही बढ़ानी पड़ेगी और जिस कारण से उसको तरक्की करने में कहीं ना कहीं रुकावट भी पेश की जाएगी। संकीर्ण रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी मतलब ये पुरानी परंपरा के आधार पर जो चली आ रही कुछ चीजें हैं उसको आज भी ढो करके आगे बढ़ना। कि बड़ा कार्य जैसे किसी को मृत्यु प्राप्त होगी, मृत्यु का मोक्ष लड़कियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन आजकल बड़े बड़े जगह हम देख सकते हैं समाज ने भी अपनाने का प्रयास किया है कि आजकल मुक्ति धाम में भी लड़कियां जाकर के मुक्ति धाम में अपने किसी बड़े बुजुर्ग या फिर अपने किसी अपनों को मुक्त कर सकती है अग्नि लगा करके। यह फिर बोला जा रहा है रूढ़िवादी सोच के बाद में जेंडर इक्वलिटी और इक्वलिटी, मतलब जो समानता की जो बात बोला गया है जेंडर समानता के बारे में, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे समझ लेते हैं पहले नेक्स्ट समानता, तब हम जेंडर इक्वलिटी की बात को हम करते हैं। तो समानता में हम देख सकते हैं समाज समूह के सभी सदस्यों के लिए समान स्थिति, अधिकार और जिम्मेदारियां जो है वो, जबकि लैंगिक समानता का अर्थ है लिंग यानी पुरुष और महिला दोनों का समान होना, विशेषकर समान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार। लैंगिक समानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी पुरुष महिलाएं विभिन्न जातियों, धर्मों आदि के लोग जो है शामिल होते हैं, सभी के साथ जो है विधि व्यवहार किया जाता है और उन्हें समान अवसर मिलते हैं। पुरुष महिला और पुरुष दोनों की इक्वलिटी करके बराबर जेंडर इक्वलिटी, तब जब वो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सभी प्रकार से जो है उनको समान अवसर और कर्तव्य के बारे में हम बात करेंगे।
तब जो है समानता उसको मिल सकती है, और समानता के साथ साथ जो है जेंडर इक्वलिटी की बात हम कर सकते हैं। दोनों को एक तराजू में करोगे तो महिला और पुरुष एक बराबर होंगे, एक जैसा उनको नेतृत्व मिले, एक जैसा उनको रिस्पॉन्स मिले, एक जैसा उनको अवसर मिले, और एक जैसा उसको समान किसी भी कार्य को करने पर इज्जत मिले, तो दोनों चीजों को करने के बारे में हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानवाधिकार मतलब हम उस मानवाधिकार को छोड़ करके अगर किस मानवाधिकार में बात करें तो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक दूसरे के सहारा की जरूरत पड़ती है, और बिना पुरुष के महिला अधूरा है, अधूरी है, और बिना महिला के पुरुष अधूरा है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। इसलिए मानव अधिकार के रूप में हमको दोनों के इक्वलिटी की बात करनी होगी। संसाधनों का समान वितरण, जो भी अवसर या मौके हमको मिलते हैं उन चीजों को बराबर दोनों वर्गों में बांटा जाना बहुत जरूरी है, तभी हम लैंगिक समानता की बात को हम कर सकते हैं। समानता रूढ़िवादिता को तोड़ती है। जब बराबरी का दर्जा मिलता है तब रूढ़िवाद खत्म होता है। पुरुष ही घर को चला सकता है, ये मिथ्या लड़कियों ने तोड़ दिया। तब जब रूढ़िवादिता से बाहर निकल के हमने अपने घर की बहनों को, अपने घर की लड़कियों को बाहर ला करके कार्य करने का अवसर दिया, उन्होंने समानता ला करके समाज के सामने खड़ा कर दिया। हर चीज में एकरूपता, पिक्चर जाना है, गार्डन घूमना है, कोई अच्छी चीज खानी है, अपने शौक को पूरा करना है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी है, तो हर चीज में जब एकरूपता होगी तभी लैंगिक समानता की बात कर सकते हैं। ये लाने के लिए भी ये जरूरी है। लैंगिक समानता लाने के लिए यह आवश्यक है कि एकरूपता होनी चाहिए हर चीज में, ठीक है। कोई आवश्यकता आधारित नहीं, कोई जरूरी नहीं कि फायदा या नुकसान के आधार पर हम महिला और पुरुष के वर्गों को बांट करके उनको सुविधाएं प्रदान करें। बिना आवश्यकता के भी हम उन चीजों को बराबर बराबर दे सकते हैं या बांट सकते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों को त्याग करें। व्यक्तिगत मतभेद मतलब महिला और पुरुष के आधार पर अगर हम मतभेद करेंगे, ये लड़की है इसलिए उसके साथ में हम मतभेद कर रहे हैं, ये लड़के हैं इसलिए हम उनके साथ में मतभेद कर रहे हैं, जिस दिन ये खत्म होगा उस दिन लैंगिक समानता आ सकती है। ये भी उसकी जरूरत है। समान अवसरों तक पहुंच, बीएड करना है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है तो लड़कियां भी कर सकती है, लड़के भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग में जाना है, सीखना है, पायलट बनना है, पुलिस ट्रेनिंग लेनी है, कलेक्ट्री की पढ़ाई करनी है। जब तक समान अवसर नहीं मिलेगा, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक सामाजिक या फिर समानता हम नहीं ला सकते। फेयरनेस, समाज में जो लोग रहते हैं, चाहे टीचर हो, पेरेंट्स हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, जब तक उसकी ओर से फेयरनेस नहीं होगा तब तक समाज में सामाजिक समानता या लैंगिक समानता हम नहीं ला सकते। अगर आप एक पक्षी कार्रवाई करते हैं, एक पक्षी निर्णय अगर लेते हैं, तो फिर आप जो है इन चीजों को पूर्ण नहीं कर पाओगे, लैंगिक समानता नहीं ला सकते। इसलिए बोला गया है फेयरनेस। क्लियर है? फिर है सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन मतलब समाज की सोच में जो परिवर्तन है, जब तक नहीं आएगा लड़कियों के प्रति तब तक लैंगिक समानता हम नहीं ला सकते। निष्पक्षतावाद, निष्पक्ष और फेयरनेस लगभग एक जैसी ही चीजें हैं। हमको निष्पक्ष होना पड़ेगा, पुरुष है करके एक तरफ सपोर्ट में नहीं होना होगा और महिला है करके उसके विरोध में नहीं रहना है। पूर्वाग्रह का मतलब ही है कि हम निष्पक्षता के साथ में कार्य नहीं कर रहे हैं। निष्पक्ष होना पड़ेगा, सही को सही और गलत को गलत, महिला और पुरुष के जेंडर के साथ हमको जोड़ करके बताना। यह गरीबी को कम करता है, मतलब लैंगिक समानता जिस दिन होगी उस दिन आपकी गरीबी भी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि पुरुष भी कार्य करेगा, महिला भी कार्य करेगी। तो एक से भले दो और दो से भले चार, ठीक है। आर्थिक विकास, बिल्कुल सही बात है। लैंगिक समानता जिस दिन होगी, और लैंगिक समानता की जरूरत भी है कि आर्थिक विकास आपके हो सकते हैं जब दोनों तो इसके बारे में कुछ जानना हो, पूछना हो, रूढ़िवादिता के बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में, लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक प्रश्न तो आने ही चाहिए। बहुत अच्छा सेशन रहा सर। लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में आपने बताया, सब चीज़ तो क्लियर हो गया लगभग, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ही है कि सरकार जो है लैंगिक
पूर्वाग्रह जो है, लैंगिक भेदभाव है, इसको समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन। तो वर्तमान स्थिति में अगर हम देखेंगे तो शासन की ओर से महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अवसर देने के लिए अभी करंट में आप लोगों ने देखा होगा, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को समान अवसर देने के लिए एक बिल पास हुई महिला के ऊपर में, आप लोगों ने देखा होगा। तो सरकार की ये मंशा है कि केवल सामाजिक नहीं, राजनीतिक क्षेत्रों में भी, केवल शैक्षणिक नहीं तो राजनीतिक क्षेत्रों में भी समानता का अवसर उनको मिले, तो सबसे बड़ा उसका उदाहरण है। सबसे बड़ी समस्या जो नेतृत्व करने वाले की संख्या, यदि हमारा प्रतिनिधित्व हमारे वर्ग से नहीं होगा तो हमारी बात कौन करेगा? इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयास भी सरकार की ओर में, रोजगार में और स्वरोजगार में भी महिलाओं के क्षेत्र के लिए उनको बढ़ोतरी देने के लिए सरकार जो है अनेक प्रकार से प्रयास कर रही है। और किसी का कोई प्रश्न करनी है?